हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो उम्मीद करता हूँ वेक्टर्स में मज़ा आने लग गया होगा। और अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो जल्दी से दिल बना दो भाई, तो आगे की कहानी शुरू करें। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार भाई, वेलकम वेलकम। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए भाई, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज की क्लास में भाई मज़ा आने वाला है बिल्कुल। जो मतलब जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आज उनको भाई आहा की फीलिंग आएगी। तो बहुत अच्छे से फोकस के साथ लेक्चर देखना है। डिस्टरबेंस अगर हो साइड कर दो, कमरा बंद करके बैठ जाओ भाई, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए आज। है लेट? अबे लेट कहाँ हो गए भाई, टाइम पे हैं बिल्कुल। चलो चलो ठीक है भाई, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हाँ तो भाई आज के मुख्य दो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं क्लास में, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आज इसका समापन करेंगे, ऑलमोस्ट इसको फिनिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है। तो ये मुख्य मेन दो काम आज के। अब एक बार जल्दी से मैं आप लोग को थोड़ा सा कल के बारे में रिकैप देता हूं कि कल हमने क्या सीखा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कल हमने सीखा कि भाई अगर कोई दो वेक्टर है ना, लेट से ए है और लेट से बी वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हमने कल सीखा है ना, डॉट प्रोडक्ट ये होता है। फिर हमने एक बात और करी कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूं एंगल निकालने में, मतलब मुझे कॉस थीटा में इंटरेस्ट है और मैं ए डॉट बी करने में सक्षम हूं, तो मैं कर सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्रॉस बोल दिया क्या मैंने, डॉट है, ठीक है। ए डॉट बी करने में सक्षम हूं, तो अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ये कर देंगे तो इससे हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल जाता है। ये भी बातें कल मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद अगर अगले पेज पे चल लेते हैं भाई। अगर दो वेक्टर हैं, लेट से थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो मैंने कल सिखाया कि ए डॉट बी जब करेंगे तो क्या करना है, आई वाले को आई से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए आई वाला आई से करेंगे तो ए एक्स इंटू बी एक्स आएगा। इसमें कोई डायरेक्शन मत लगाना, ये प्योर स्केलर क्वांटिटी आएगी, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। और क्या बात सीखी हमने कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, दैट इंप्लाइज, है ना, और गिवन दैट होना चाहिए कि दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो दैट विल इंप्लाई दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बोथ नॉन जीरो, ठीक है। तो ये लगभग मोटा मोटा कल हमने ये सारी बातें करी थी, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और आज वहां से शुरू करते हैं जहां से कल खत्म किया था। तो कल एक सवाल दिया था मैंने बोला था चैलेंज क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। कई बच्चों ने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करके मुझे सॉल्यूशन भेजे हैं और मैं बहुत खुश हूं कि ऑनलाइन में होने के बावजूद कई बच्चे अपने चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इसी सीरियसनेस और डेडिकेशन के साथ क्लास लेते रहोगे तो भाई रिजल्ट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, रिजल्ट तुम्हारा ही होने वाला है, ठीक है। और एक बात और बोलता हूं मैं, जब मैंने उनके मेथड देखे मुझे लिटरली इतनी खुशी हुई कि उन लोगों ने जो बातें मैंने कही, जो बातें मैं समझाना चाह रहा था, वो समझी और उसको यूटिलाइज किया। एंड दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू दोज गाइज जिन्होंने कल इसको अटेम्प्ट किया है।
आप लोग जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, जिसने नहीं भी भेजा, उनको भी बोल रहा हूं, अब आप सोल्यूशन देखो और अपने सोल्यूशन को कंपेयर करो, देखो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है बच्चों तो आपके लिए भाई क्लैप्स हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चलिए, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए, चलिए फटाफट से इसको मैं आपके लिए करता हूं, बनाता हूं, इसको देखते हैं। लेट्स से अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो ठीक है, तो अब आपको एक क्यूब दिख रहा होगा यहाँ पे। मुझे बॉडी डायगोनल, मतलब इसके दो बॉडी डायगोनल कौन से हैं, जैसे मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ। लेट्स से सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच। ठीक है, ऐसे मैं नेमिंग कर दी। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये एक क्यूब है। अब क्यूब की बढ़िया बात क्या है पता है, क्यूब इतना सिमेट्रिक फिगर है। अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भैया एक बात बताओ, रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके बीच में एंगल 90 होता है। ठीक है, तो अब चाहे कैसा भी रेक्टेंगल हो, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा रेक्टेंगल हो, उनके एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल तो 90 होगा ना। तो वैसे ही क्यूब एक सिमेट्रिक फिगर है। अब वो चाहे कितना बड़ा या कितना छोटा, उससे कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो कुछ साइड अज्यूम कर सकते हो और चाहो तो भाई आप वेरिएबल ले सकते हो कि चलो कोई वेरिएबल आपने अज्यूम कर लिया, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं क्या करता हूं, मैं इसकी साइड को कुछ मान लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इसकी साइड मान ली लेट्स से 1 यूनिट की, तो अगर मैंने 1 यूनिट की मान ली, ये x है, लेट्स से ये y है, ये z है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो दिस पॉइंट विल बी व्हाट, ये x एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0,0। ठीक है, ये y एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1,0। ठीक है, ये ओरिजिन तो क्या हो जाएगा 0,0,0। ठीक है भाई, और ये b क्या हो जाएगा, z एक्सिस पे है, ये हो जाएगा 0,0,1। ठीक है भाई, तो मैंने साइड क्या मान ली, 1 यूनिट मान ली। तो हर एक जो साइड है इसकी वो 1 यूनिट लेंथ की है, 1 यूनिट लेंथ की। तो इस प्रकार से मैं सब कुछ लिख सकता हूं। व्हाट विल बी दिस पॉइंट, दिस विल बी 1,1,0। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये कौन से प्लेन में, ये वाला जी है YZ प्लेन में, x 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0,1,1। ठीक है, अब क्या बचा, C बच गया, C XZ प्लेन में, तो इसका y 0 हो जाएगा, तो 1,0,1। ठीक है, h क्या हो जाएगा, h विल बी 1,1,1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्यूब के हर एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कोऑर्डिनेट निकालने से मुझे क्या मिला, एक्चुअली बेसिकली मुझे इसकी लोकेशन मिल गई कि वो पॉइंट का क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है। ठीक है ना, अब देखो, अगर मुझे दो बॉडी डायगोनल बनाने के लिए बोलेंगे तो लेट्स से मैं एक बॉडी डायगोनल अज्यूम कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, AH, मैंने एक बॉडी डायगोनल अज्यूम कर लिया AH, तो AH वेक्टर जो है दैट इज वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। ठीक है, AH वेक्टर जो है आपको दिखा देता हूं बना के थोड़ा सा, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। ये एक बॉडी डायगोनल है, एक क्यूब के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला एक ये बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, अब देखिए, लेट्स से मुझे कोई दूसरा बॉडी डायगोनल चूज करना है, अपने मर्जी से मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेट्स से मैंने चूज कर लिया BE। ठीक है, BE एक और बॉडी डायगोनल है, इसको मैंने चूज कर लिया। तो ये देखो, ये B से E तक जो गया, अब थोड़ा सा डायग्राम डर्टी हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेट्स से FC यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से FC यूज कर लेते हैं, FC भी एक बॉडी डायगोनल है। ठीक है, FC बना लिया। मैंने आपको पूछा कि एंगल बिटवीन टू बॉडी डायगोनल्स, ठीक है, तो कोई भी दो आपने पकड़ लिए, उनके बीच में एंगल हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक हो गया AH, एक हो गया FC। तो एक वेक्टर है AH और इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं भाई
क्या लिख सकता हूं, देखो आप लोग बताओ मुझे क्या लिख सकता हूं इसके अंदर। आई वॉन्ट टू राइट डाउन ए टू एच वेक्टर, तो फाइनली हम कहां जा रहे हैं, एच पे। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ए से, तो वेक्टर हो जाएगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। कैसे मिला, ये वाले कोऑर्डिनेट से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, तो 1 i कैप 1 माइनस 0 i कैप 1 माइनस 0 j कैप 1 माइनस 0 k कैप, ये वेक्टर तैयार हो गया। अब दूसरा वेक्टर कौन सा बनाना है भाई, दूसरा वेक्टर बनाना है, लेट्स से एफ सी वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो एफ से सी की तरफ जा रहे हैं तो सी माइनस एफ करेंगे, तो 1 माइनस 0 आई कैप, फिर 0 माइनस 1 माइनस जे कैप, फिर 1 माइनस 0 1 के कैप, ठीक है। अब देखो मुझे दो वेक्टर मिल गए, तो यही चीज आपको समझनी है, यहां तक करना ही आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट था। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने दो वेक्टर, दो डायगोनल को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया, तो आप एंगल तो निकाल ही सकते हैं। एंगल निकालने में कुछ है ही नहीं, एंगल निकालने में देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक कॉस थीटा, तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी ए एच वेक्टर डॉट एफ सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एच वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी वेक्टर, ठीक है भाई। तो एच डॉट एफ सी करेंगे, डॉट करेंगे क्या आएगा 1 इंटू 1, ओके 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, ओके प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका √3 आएगा, तो ये आ गया √3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी √3 आएगा, तो इंटू √3 आ गया। तो भाई देखो कॉस थीटा क्या आ गया इससे, तो कॉस थीटा आ गया मेरे बच्चों 1/3 आ गया, तो थीटा क्या आ गया, इट बिकेम कॉस इनवर्स 1/3, दैट्स इट। आ गया एंगल दो डायगोनल के बीच का। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस। आप देखो डॉट प्रोडक्ट का बहुत शानदार एक यूज हुआ है यहां पे, ठीक है भाई। इजी आपको लग रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो बात को, मैं आपको दिखा रहा हूं इतने प्यार से, इसलिए इजी लग रहा है। आप स्कूल में बच्चों से पूछ के देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर है तो जल्दी से दिल बना दो भाई, आगे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपका वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, AH की वैल्यू थी क्या, AH का AH डॉट FC करना है, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1, और AH का मैग्नीट्यूड इज √3, इसका मैग्नीट्यूड √3 है। सर इसका मैग्नीट्यूड √3 कहां से आया, तो अरे भाई तुम लोग कब सीखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो वो √3 यहां रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया, उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड की जगह पे √3 रख दिया, और इससे बन गया क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, सो थीटा इज cos इनवर्स 1/3। क्लियर, चलिए जिसको समझ नहीं आया एक बार वापस से देखना, ठीक है। आपको शायद इसलिए समझ नहीं आया होगा क्योंकि आपको कुछ इसमें से ऐसे कोई टर्म्स होंगे जो शायद पता ही ना हो कि कैसे निकल रहे हैं। चलिए, और भाई थोड़ा देखना जरा, जो स्पैम कर रहा हूं ना उनको ब्लॉक करना भाई, ठीक है। कुछ हैं इनको उड़ा दो और इनका नाम नंबर लिख लो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये क्यूब है और क्यूब के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे हुए। मैंने ये मान लिया था कि एक साइड जो क्यूब का है वो 1 यूनिट का है, आप चाहो तो a यूनिट मान लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए दूसरा बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। मैं अगर मतलब कहूं तो वेरी नाइस क्वेश्चन, आप लोग इसको एकदम चैलेंज की तरह लीजिए। इसमें हो क्या रहा है, अ रेक्टेंगुलर डोर ABCD एक रेक्टेंगुलर डोर है और उसके डायमेंशन कैसे दिए हुए हैं, AD जो है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि ये लंबाई जो है वो AB के 3 गुना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो 1 यूनिट लिख दिया, यहाँ 3 यूनिट लिख दिया, ठीक है। चलिए अब द डोर रोटेट्स अबाउट द साइड AD, ये दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट खुलता है, ठीक है। तो द डोर रोटेट्स अबाउट द साइड AD which acts as its axis of rotation, ठीक है। if the door is rotated through an angle of 37 degree, determine the angle through which diagonal AC rotates,
क्या बोला भैया, इस डोर को जब हम ओपन करेंगे, इस डोर को जब हम ओपन करेंगे तो ये डायगोनल जो दिख रहा है आपको एसी, ये डायगोनल एसी भी रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, इमेजिन करो तुमने दरवाजा खोल दिया तो दरवाजा ऐसे खुल जाएगा, दरवाजा ऐसे खुल जाएगा। और जब दरवाजा खुल जाएगा तो अगर दरवाजा 37 डिग्री रोटेट किया है तो बताइए डायगोनल कितना रोटेट किया होगा? आपको मैं 2 या 3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद इसका आंसर पूछूंगा आपसे। जल्दी बताओ, अगर दरवाजा 37 डिग्री रोटेट किया है तो बताओ डायगोनल कितना रोटेट किया होगा? क्विकली फाइंड इट आउट। तब तक मैं भाई पानी वानी पीता हूं, जल्दी से सवाल लिखो, नोट करो, ठीक है? कुछ अगर क्लियर नहीं है तो बताओ। हो सकता है थोड़ा डायग्राम कम विजिबल हो, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। ये ए है, ये वाला डी है, ये वाला सी है, ये वाला बी है, ठीक है? और ये 1 यूनिट दी हुई है यहां पे, एंड दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए भाई इसको। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सेम एंगल, कुछ बच्चे लिख रहे हैं इसको सेम एंगल। तो पहले तो जो सेम एंगल लिख रहे हैं भाई, ये बात गलत है, सेम एंगल से रोटेट नहीं करेगा, ठीक है? तो क्योंकि अभी आपके विजुअलाइज, देखो आप कहते हो ना कि सर इतनी मैथ्स क्यों करनी, इंटीग्रेशन क्यों करना, ये सब क्यों करना? तो बेटा जहां पे इंसान की विजुअलाइजेशन खत्म हो जाती है, जैसे कि देखो कितना सिंपल है। अगर मैं किसी को बताऊं, देखो बेटा बच्चों को कैसे सिखाते हैं, 1 2, फिर बोलेंगे 2 में अगर 3 ऐड करना है, इसको मैं रख देता हूं, 2 में अगर 3 ऐड करना है, 2 है ये, 2 में अगर 3 ऐड करना है तो बोलेंगे बेटा दूसरे हाथ से 1 2 3 उंगली खड़ी करो, अब बेटा काउंटिंग कर लो। कितना सिंपल है, विजुअलाइज करवा रहे हो आप। जहां पे विजुअलाइजेशन खत्म होती है वहां पे मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कैसे रहा है, लेकिन वो मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस बनेंगी वो सॉल्व करके जो आंसर देंगी वो परफेक्ट होगा, ठीक है ना? तो वेरेवर द लिमिटेशन ऑफ थॉट हैपेंस, मैथमेटिक्स हेल्प। जब न्यूटन फिजिक्स करते थे भाई, आप जानते हो, तो जहां पे उनकी कैपेसिटी खत्म होने लगती थी वहां पे वो एक नई मैथमेटिक्स की चीजें क्रिएट कर देते थे, ठीक है ना? तो ये पूरा कैलकुलस न्यूटन का बनाया हुआ है भाई, ठीक है? तो जहां पे उनको लगा मेहनत करते गए रुकावट आई, अब इसके आगे क्या करें, चलो कोई बात नहीं, आगे की लैंग्वेज लिख देते हैं, मैथ्स लिख देते हैं, फिर मैथ्स के बाद उसको यूज कर लेंगे फिजिक्स के अंदर। ऐसे चल रहा मामला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं करता हूं भाई, इसको मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग खाली मेरे साथ समझिएगा चीजों को, ठीक है? तो भाई नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टॉप व्यू। इस दरवाजे का टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू, ठीक है? चलिए तो देखो, दरवाजे को जब हम ऊपर से देखेंगे कौन दिखेगा? डीसी दिखेगा, ठीक है? कौन दिखेगा? डीसी दिखेगा। तो भाई ये रहा आपका दरवाजा, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बेहतर कर देता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, लेट्स से, ठीक है? दिस इज योर एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज योर डोर, दिस इज योर डोर। ऊपर से डोर ऐसा दिख रहा था, ठीक है? ऊपर से ये डोर ऐसा दिख रहा था। ये आपका पॉइंट है डी और ये आपका पॉइंट है सी, ठीक है? इस दरवाजे को हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू, दरवाजे के ऊपर से देख रहे हैं। अब जब दरवाजा खुला तो वो रोटेट कर गया, ठीक है? तो वो रोटेट कर गया कितने से? इट रोटेटेड बाय एंगल 37 डिग्री, ठीक है? इट रोटेटेड बाय एंगल 37 डिग्री। कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, मुड़ क्यों नहीं रहे हो? हाँ ठीक, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको दिखेगा।
सो इट रोटेटेड बाय एंगल 37 डिग्री। दरवाजा रोटेट कर गया, ठीक है, दरवाजा रोटेट कर गया कितने से, लेट्स से 37 डिग्री से। तो ये एंगल था 37 डिग्री का, ठीक है। तो ये सी यहां पहुंच गया, सो लेट्स कॉल इट एज सी प्राइम। इसको क्या बोलेंगे, लेट्स से सी प्राइम, ठीक है। यहां तक हो गया भाई, मेरी बात सुनो, मुझे अपना रिस्पॉन्स दो, जो मैं बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है क्या, ये दिख रहा है टॉप व्यू? अगर टॉप व्यू क्लियर है तो जल्दी से यस लिखो भाई, लिखो जल्दी, क्लियर है टॉप व्यू, जल्दी से लिख दो क्लियर है टॉप व्यू। ये सौरभ मिश्रा को ब्लॉक कर दो भाई, ऊपर ही है, ज्यादा दूर नहीं गया, हाँ यही है। चलिए आ जाइए भाई, एक बार क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, दरवाजा खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे कुछ इमेजिन करूं, आप इमेजिन थोड़ा ऐसे करिए भाई कि लेट्स से ये अब देख पा रहे हैं बाहर एक्स जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा मान लेता हूं ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं, जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या हमें वाई एक्सिस दिखेगी? नहीं दिखेगी। हमें कौन कौन सी एक्सिस दिखेगी? एक्स एंड जेड दिखेगी, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। तो जेड कहां दिखेगी? जेड कहां दिखेगी? देखो जेड बाहर की तरफ दिखेगी, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, और इसी प्रकार से आपको बाहर की ओर दिखेगी जेड एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बाहर की ओर दिखेगी क्या? जेड एक्सिस। और y तो यहां पे है, ये रहा y, दिस इज योर y, ठीक है, ये y एक्सिस है। अब दरवाजा खुल चुका है। अब पहले मुझे बताओ ये c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो अगर मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो c के जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे, आप ध्यान से देखो पीछे डायग्राम में क्या थे, ये था 1, ये था 3, यानी कि इट वाज 1, 3 कोऑर्डिनेट क्या था? 1, 3 कोऑर्डिनेट था भाई, ठीक है। अच्छा, क्यों z एक्सिस में क्या था? 0, क्योंकि अभी कौन से प्लेन में? xy प्लेन में, ठीक है। सो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स वर 1, 3, 0, ठीक है, 1, 3, 0। अब जब गेट खुलेगा तो इसका ये y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पहुंच गए हैं तो अभी भी इसकी जो बेस से ऊंचाई है दैट इज ऑफ 3 मीटर, तो इसका कभी भी y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? अभी बताता हूं, देखो बेटा क्या चेंज होगा इसका ना, ये देखो अब नया x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, और पहले जो ये यहां पे था xy प्लेन में, दिस इज xy प्लेन, तो z 0 था, अब ये xy प्लेन से बाहर चला गया है, तो इसके पास अब z आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा अभी पता चल जाएगा आपको। लेट्स से इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? 1 थी, इसकी लेंथ कितनी थी? 1 थी, है ना। DC की लेंथ कितनी थी? 1। तो ये देखो AB की लेंथ 1 थी और DC की लेंथ कितनी थी? 1 थी, ठीक है। चलिए ये लेंथ है भाई आपकी 1, ये लेंथ आपकी 1 है। अब आप 1 वाले चीज को रोटेट करोगे तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 1 ही होगी भाई, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट? तो ये वाला जो है ये x प्राइम हो जाएगा, और इसका जो ये हाइट आएगी, दिस हाइट विल बी इट्स z प्राइम, ठीक है ना। तो अब x, ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये ब्लू कलर की लाइन कितनी होगी भाई बताओ? ये ब्लू कलर की लाइन होगी आपकी 1 cos 37 डिग्री, यानी कि 4/5 होगी, ठीक है। यानी कि अब इसका x कोऑर्डिनेट हो चुका है 4/5, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, कितना? 3 रहेगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव z की तरफ नहीं खुल रहा है, नेगेटिव z की तरफ खुल रहा है। तो ये हाइट कितनी आएगी? 1। इसको मैं बना देता हूं, देखो पिंक कलर से, ये हाइट आपकी आएगी z डैश, और ये हाइट आएगी 1 sin 37 डिग्री, यानी कि 3/5 आएगा भाई, 3/5 आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव z में नहीं है, बिकॉज दिस साइड इज पॉजिटिव z, ये पीछे साइड खुल गया गेट, तो इसको लिखेंगे -3/5, ठीक है। तो हमें c के फाइनल कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे पास c के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, और while we are opening this door, जब हम इस दरवाजे को खोल रहे थे तो a पॉइंट तो कभी मूव ही नहीं किया,
और ए को हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0,0, क्योंकि इसी पॉइंट से मैंने एक्स एक्सेस, इसी पॉइंट से मैंने वाई एक्सेस और इसी पॉइंट से मैंने जेड एक्सेस अज्यूम करी है। तो ए क्या हो गया अपना 0,0,0। सो डायगोनल, तो आप लिखिएगा एंगल मूव्ड बाय डायगोनल AC is angle between AC vector and AC prime vector, है ना। तो जो पुराना AC था, देखो ये वाला वेक्टर था AC, ठीक है, और ये वेक्टर आपका क्या बन गया, ये बन गया C प्राइम, तो ये हो गया आपका AC प्राइम वेक्टर। तो AC और AC प्राइम वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो एंगल आएगा ना, वही तो एंगल आएगा मूव्ड बाय द डायगोनल। तो AC और AC प्राइम के बीच में एंगल निकालना है। अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और हमारे पास C प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आई विल राइट AC वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई AC वेक्टर 0,0 से लेकर इस पॉइंट तक 1,3,0 तक, तो लिखेंगे कैसे, तो 1,3,0 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। ये आ गया आपका AC वेक्टर। व्हाट इज AC प्राइम वेक्टर, तो व्हाट इज द फाइनल वेक्टर 4/5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस माइनस 3/5 k कैप। ये आ गया आपका AC और AC डैश वेक्टर। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलिए एक बार जिन को क्लियर हो गया भाई जल्दी से एक बार क्लियर लिख दो, मुझे मालूम पड़ जाना चाहिए समझने वालों की संख्या कितनी है। जल्दी से भाई एक बार लिख दो जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया अब वो एक बार फिर से सुन लो, ध्यान से देखना, वरना भाई मैं समझाऊंगा नहीं बार बार। एक बार सुनो भाई, 1 2 3 ये गेट है, इस गेट में इसको x एक्सिस माना, इसको y एक्सिस माना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,3, तो लिख दिया 1,3। ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये, और एक्स वाई प्लेन में हमेशा z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो C का इनिशियल कोऑर्डिनेट हमें पता है 1,3,0, ठीक है। अब ये ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या आएगी 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है ना। उसके बाद हमने डोर को ओपन कर दिया। जब डोर को ओपन कर दिया तो देखो ये दरवाजा था, ये दरवाजा खुल गया, ये दरवाजा था और दरवाजा खुल गया। फिर से देख भाई, फिर से देख, ये दरवाजा था, दरवाजा खुल गया, तो दरवाजा खुलने के वजह से ये जो C पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया। तो जो C का x कोऑर्डिनेट था वो चेंज हो गया, C का z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। गुरुजी y कोऑर्डिनेट क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डोर की ऊंचाई है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये हाइट चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो सर वैसे तो ये भी कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन x एक्सिस इधर की तरफ है ना, y एक्सिस तो ऊपर की तरफ ही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इसको खोल दिया तो ये यहाँ पहुँच गया। देखो मैं तुम्हें दरवाजा खुलता हुआ भी दिखा देता हूँ, देखो ये दरवाजा खुल गया, देखो ये दरवाजा खुल गया, ठीक है। जब दरवाजा खुला तो अब ये वाली दूरी 1 है हमें पता है, तो 1 का कंपोनेंट क्या आएगा x एक्सिस पे, ये एंगल 37 है तो आएगा 1 cos 37 4/5, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 4/5। 1 का ये वाली लंबाई कितनी आएगी, तो 1 sin 37, तो 1 sin 37 हो गया 3/5, तो z कोऑर्डिनेट 3/5 हो गया। सर माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, बेटा हमने दरवाजे को अंदर की तरफ खोला, बाहर की तरफ खोलते जिस तरफ पॉजिटिव z है उधर खोलते तो z वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ जाता, लेकिन अभी नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार से C डैश के कोऑर्डिनेट मिल गए,
और अगर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप उसका ओरिजिन से वेक्टर लिख सकते हो। तो ओरिजिन था ए से सी का अपन ने वेक्टर लिख दिया सी डैश का, तो 4/5 आई कैप 3 जे कैप माइनस 3/5 के कैप, और ऐसे ही इनिशियल वेक्टर लिख दिया ए सी दैट इज 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है या नहीं? दरवाजा खुल गया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, दरवाजा खुल गया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। अबे ये माइनस इसलिए आया भाई साहब, दिमाग मत खराब करो भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है। दरवाजा बाहर खोलता तो इसका जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता, इसका जेड कोऑर्डिनेट एक्स भी पॉजिटिव आता, एक्स पॉजिटिव आता, वाई तो पॉजिटिव था ही सही, जेड भी पॉजिटिव आ जाता। लेकिन दरवाजा अंदर खोल दिया नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ, इसीलिए एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, दरवाजा ऐसे था, ऐसे खोलते तो प्लस लेते, ऐसे खोलते तो माइनस लेते। सवाल में इससे फर्क नहीं पड़ेगा कैसे खोल रहे हो। चलिए ठीक है, तो भाई एक वेक्टर AC आ गया, एक वेक्टर AC प्राइम आ गया, इनके बीच एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू AC वेक्टर डॉट AC प्राइम वेक्टर डिवाइड बाय AC वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू AC प्राइम मैग्नीट्यूड। अब देखो कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड है क्या, AC और AC प्राइम जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो वेक्टर की लेंथ होती है। तो डायगोनल की लेंथ जो पहले थी वही बाद में रहेगी, तो निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जो इनिशियल डायग्राम था उसमें ये था 1, उसमें ये था 3, तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी रूट ऑफ 10, दैट विल बी रूट ऑफ 10, यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है वो रूट ऑफ 10 आएगी, यानी कि ये मैग्नीट्यूड भी रूट ऑफ 10 होगा और ये मैग्नीट्यूड भी रूट ऑफ 10 होगा। ठीक है, तो चलो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा भाई, AC डॉट AC डैश क्या आएगा, 1 इंटू 4/5, 4/5, 3 इंटू 3 प्लस 9, फिर 0 है तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 49/5। ठीक है, क्या आ गया, 49/5 आ गया, यहाँ डाल देंगे। सो दिस विल बी 49/5 डिवाइड बाय रूट 10 इंटू रूट 10 विल बिकम 10, तो आंसर विल बिकम 49/50 एंड देयरफॉर cos theta is equal to 49/50, so theta is equal to cos inverse 49/50। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? वेरी नाइस, 49/50 cos inverse 49/50 is the answer। ये है आंसर भाई, क्या सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इनके मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई जब तुम दरवाजा खोलते हो तो डायगोनल बदल थोड़ी जाता है। ये दरवाजे का ये जो इस कोने से इस कोने की दूरी जो है वो दूरी तो कांस्टेंट रहेगी, बदल थोड़ी जाएगी। तो जो AC आएगा वही दरवाजा खुलने के बाद AC प्राइम आएगा। ठीक है, तो लेंथ AC और AC प्राइम की सेम आएगी। ठीक है, चलिए, तो एक खूबसूरत सवाल को हमने आज कंप्लीट किया है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको फिजिक्स में ऐसी गहराई दिखाएंगे ना भाई, आनंद आ जाएगा। चलिए, ठीक, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, सुंदर नहीं लग रहा है, ये सुंदर वाला बना दूं क्या?
आप लोग के लिए सुंदर वाला बना देता हूं, एक सुंदर वाला। ये अगर एक डोर है, ये अगर एक डोर है और ये उसका डायगोनल है, ठीक है, तो अगर डोर खुल गया, आए वापस आ भाई, तो अगर डोर खुल गया तो ये डायगोनल कहां चला जाएगा, तो ये डायगोनल यहां चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो जो लेंथ ए सी वेक्टर की होगी वही लेंथ ए सी प्राइम वेक्टर की होगी। ठीक, 70% क्लियर है, तो 2 बार और देखो। चलिए, तो अपने अच्छा, एक बिफोर वी गो टू कंपोनेंट्स, ठीक है, चलो पहले कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। जल्दी से हेडिंग डालिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। चलिए, ये 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चीज समझो, पहले प्रोजेक्शन डालना सीखो, ठीक है। अब क्या है, अगर मुझे बी का कंपोनेंट ए पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इमेजिन करो कि यहां से सूरज की रोशनी गिर रही है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो क्या होगा उससे ये बी की जो परछाई है वो ए पे गिर जाएगी। इस बी वेक्टर की परछाई बनेगी ए पे, ये वाली जो परछाई बनेगी बी की ए पे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बी का कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग ए डायरेक्शन। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं लेट्स से बी पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर के पैरेलल में जो बी का कंपोनेंट है इट इज दैट वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर जो बनेगा दैट विल बी बी पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये जो आपने नया वेक्टर भी देखा इसी को कहते हैं कंपोनेंट, इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब ये निकलेगा कैसे गुरुजी? तो देखो बेटा, सबसे पहले बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, इसको बी पैरेलल लिख देते हैं, ठीक है, और बी पैरेलल टू ए वेक्टर लिख दे रहा हूं। चलो, दैट विल बी, इसका पहले हम मैग्नीट्यूड सोचते हैं। मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो यार अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इट इज वेरी सिंपल कि ये जो बी का कॉस कंपोनेंट आएगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, यानी कि इट विल बी बी कॉस थीटा विल बी द मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड आएगा? बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। इसका यहां से कंपोनेंट डालेंगे तो क्या आएगा? बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड आएगा भाई, ठीक है। बी कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड। चलो, अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी? तो अगर मुझे बी पैरेलल टू ए वेक्टर लिखना है तो भाई ऑब्वियसली डायरेक्शन ए वाली आएगी, तो इट विल बिकम बी कॉस थीटा द मैग्नीट्यूड एंड ए कैप इज द डायरेक्शन, अगर मुझे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मान लो मुझे बी का चाहिए ए पे, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर कंपोनेंट
ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, तो मुझे बी का ए पे कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने इमेजिन ऐसे करो कि लाइट अगर गिर रही होती तो बी का जो शैडो है वो कहाँ बनता, वो यहाँ बनता, तो इतना बड़ा शैडो बनता बी का। तो ये जो शैडो है ना, ये बी का कंपोनेंट है अलोंग ए डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए डायरेक्शन। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिखने के क्या तरीके होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और दूसरा डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन तो ए कैप हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कितना होगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या भाई? अगर यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं, कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो अब देखो, वी ऑलरेडी नो, मतलब मैं कह रहा हूं फिर से सुन लो एक बार, कि बी का कंपोनेंट पैरेलल टू ए या अलोंग ए अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से देख लो, मैं लिख रहा हूं बी कॉस थीटा ए कैप, डायरेक्शन ए की, मैग्नीट्यूड बी के कंपोनेंट का। इसको ना एक और चीज कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, और भी नाम है इसके। इट्स नेम इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसे भी बताया जाता है। और एक इसका नाम है, इसका नाम क्या है कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। इन सारे चीजों से इसको डिनोट कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, या सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ये सब मैग्नीट्यूड के नाम है। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम है, इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, दैट्स इट। तो कंपोनेंट डे वन ही बताया था मैंने, कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है। अगर वेक्टर बने हैं तो किससे मिलके बने होंगे, वेक्टर से मिलके बने होंगे, तो कंपोनेंट भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है क्या भाई? यहां तक कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब मुझे ये निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ बी कॉस थीटा चाहिए, तो मैं लिख लूंगा क्या, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये लिख लिया मैंने बी कॉस थीटा। अब इस बी कॉस थीटा को यहां डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, बी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, इंटू ए कैप। क्या यहां तक कहानी क्लियर हो गई? क्या क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अगर यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो क्या मैं इसको एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, बी कॉस थीटा हो गया, बी कॉस थीटा, ठीक है ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? जल्दी से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यहां तक कहानी क्लियर है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई।
इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखिएगा कैसे गुरुजी, कैसे बेटा, ए डॉट बी में अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या वेक्टर बचेगा, सिर्फ ए का कैप बचेगा, ए का डायरेक्शन बचेगा। यानी कि मैं बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, डिवाइड बाय ए करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए का कैप बचेगा। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो, बी का कंपोनेंट ए पे लिखना है तो बी का ए पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये प्रोजेक्शन क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। डायरेक्शन किसकी लेनी है, ए की लेनी है, तो बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। अब लिखने का तरीका क्या है, बी कॉस थीटा को ऐसे एडजस्टमेंट लगा के हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा को ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, बी वेक्टर डॉट ए कैप लिख सकता हूं, बी वेक्टर डॉट ए कैप लिख सकता हूं। ठीक है, इसी चीज को। तो अब आप देखो, ये जो ए डॉट बी डिवाइड बाय ए है, इसको मैं बी डॉट ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो वो लिख दिया। और ये आपको याद रखना है कि जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज रिटन लाइक दिस। एक बात ध्यान दीजिए, ये पूरा एक स्केलर है, ये पूरा एक स्केलर है और ये आपका वेक्टर है। ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, वेक्टर हो गया। चलिए अब एक बात और समझिए, अब थोड़ा इसकी ड्राइंग को समझो, इसकी फीलिंग को समझो। ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहां पे है। तो अब कोई बोल सकता है गुरुजी एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और ये लेट से एंगल है थीटा। तो आपने बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दैट इज बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा। तो एंड अगर मैं कंपोनेंट लिखूं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो दैट विल बी बी कॉस थीटा ए कैप। ऐसा गुरुजी आपने पढ़ाया, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन यहां पे गुरुजी जब हम कंपोनेंट लेने गए तो ये मिला कंपोनेंट। अब गुरुजी ये कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो हमें कंपोनेंट मिला दैट इज ऑपोजिट टू ए। आप तो कह रहे हो ये तो ए के डायरेक्शन में रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे देखो थीटा जो है ना वो है ऑब्ट्यूज। थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। और थीटा ऑब्ट्यूज होने पर ये कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी। और ये नेगेटिव क्वांटिटी होने के वजह से ये पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए आएगा। क्या बात समझ में आई? अब एक बात ध्यान दीजिएगा बस कि कभी भी जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लेते हैं तो इसको यहां मॉड लगा लीजिए, क्योंकि जो इसकी लेंथ है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इट विल बी, दिस लेंथ विल बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हर बार एक ही फॉर्मूले से निकलेगा, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ए वेक्टर के। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सो आई विल जस्ट रीड्रॉ दिस, यहां लिख दे रहा हूं मैं प्रॉपरली। ये जो कंपोनेंट है दैट इज बी कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है दैट इज बी कंपोनेंट पैरेलल टू ए। जब हम पैरेलल टू ए बोलते हैं दैट ऑल्सो इंक्लूड एंटी पैरेलल, क्योंकि वो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंगली या तो ए के तरफ होगा या ए के अपोजिट के तरफ होगा।
तो आपको कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना, आपको अपने दिमाग में एक ही बात लिखनी है, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन वन थिंग इन योर माइंड, दैट वन थिंग इन योर माइंड शुड बी component of b vector along a vector is equal to b vector dot a cap यही हर बार करना है। इसी प्रकार से component of a vector along b vector is also equal to a vector dot b cap into b cap, ठीक है, दैट विल एक्चुअली बी a cos थीटा इंटू बी कैप। जैसा a का b पे लेते हैं वैसे ही b का a पे लेते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो एक बार कुछ क्वेश्चंस करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 2 मिनट बाद लेता हूं। पहले आप ये क्वेश्चन करो, What is the component of 3i plus 4j along i cap plus j cap? इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, इसके अलोंग चाहिए, इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, इसके अलोंग चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए चाहो तो कुछ नाम रख लो इनके, इसको a कैप बोल दो, सॉरी a वेक्टर बोल दो, इसको b वेक्टर बोल दो। तो हमें चाहिए b का कंपोनेंट अलोंग a वेक्टर, ठीक है, अलोंग a वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ये चाहिए। तो क्या करेंगे, b cos थीटा इंटू ए कैप करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया, बट फिर इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला बताया, इसको लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला बताया था वो इस टाइप के सवालों के लिए बताया था। अगर इसको b माना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना तो बहुत सिंपल था, इसका b का मैग्नीट्यूड लिखना तो बहुत सिंपल था, दैट विल बी 5। बट हाउ विल यू गेट cos थीटा? तो cos थीटा तो आपको इन दोनों के बीच के एंगल तो पता ही नहीं है, इसीलिए वी डोंट ऑल द टाइम यूज दिस मेथड। इसीलिए इस b cos थीटा को मैंने डॉट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो हमें, अरे यार ये वाला इरेजर यूज नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं यार, ये इरेजर यहां पे यूज नहीं करना चाहिए था। चलो एक बार फिर से कर देता हूं भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। एक वेक्टर है बी, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। आई वॉन्ट कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो क्या करेंगे, b cos थीटा इंटू ए कैप करेंगे। बट ये मुझे नहीं पता चलेगा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले स्मार्ट। मैं b cos थीटा को क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा b cos थीटा को लिख लूंगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो इक्वल टू b वेक्टर डॉट a कैप, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। तो अब a डॉट बी करो, बहुत सिंपल तरीके से a डॉट बी आ जाएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो आ गया कितना, 7 आ गया a डॉट बी, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कितना आएगा, 1 और 1 है तो आएगा मैग्नीट्यूड √2। ये आपका आ गया b cos थीटा, ये आपका आ गया b cos थीटा। व्हाट इज नाउ a कैप? a कैप इज a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी कि 7 बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2 अगेन। तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 7 बाई 2 आई कैप प्लस 7 बाई 2 जे कैप। ये आ गया आंसर। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या ये क्लियर है भाई? अगर तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गए ना तभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये b cos थीटा को मैं बार बार a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड क्यों लिख ले रहा हूं, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b cos थीटा। क्या बड़ी बात है इसमें यार। और मुझे a डॉट b निकालना अच्छे से आता है, निकाल दिया।
मुझे ए का मैग्नीट्यूड लिखना आता है, लिख दिया। मुझे ए का कैप निकालना आता है तो निकाल के रख दिया। क्या प्रॉब्लम है? एक बार देखो फिर से इसको, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो। ठीक है, यहां पे ए वेक्टर की जगह लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप, ए के मैग्नीट्यूड की जगह लिख दिया √2, और यहां पे बी कॉस थीटा लिखते समय भी एक नीचे ए का मैग्नीट्यूड आएगा तो √2 वहां से भी आ गया। इतना सब कैसे करें? समझ के करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहां पे सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब ये मत कहना रिपीट, जिसने रिपीट बोला ना भाई उसको उड़ा दूंगा मैं अभी। रिपीट का मतलब क्या होता है कि समझ नहीं आया फिर समझाइए। तो ये जो नया सवाल है दैट इज एक्चुअली रिपीट। ये जो रिपीट हो रहा है ये नया सवाल है, इसमें फिर से कंपोनेंट निकालना है। तो मैं जब 3-4 सवाल करा रहा हूं तो मेरे को एक सवाल पर रोक के मत रखो, अगले सवाल में दिमाग लगाओ, समझ में आएगा तो पिछला खुद जाके करना। ठीक है, जल्दी से करो इस सवाल को, जल्दी से इस सवाल को करो। ए क्या चाहिए? वेक्टर कंपोनेंट चाहिए ए का बी के ऊपर। आई वॉन्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यानी कि मुझे कुछ अपने मन में आप इमेजिन कर लो कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है और एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, और आपको क्या चाहिए? आपको कंपोनेंट का अलोंग बी, यानी कि यूनिटर इज व्हाट यू आर सर्चिंग, और ये थीटा है। तो आप जानते हो पिंक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? पिंक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा। इस पिंक वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी कैप। और ए कॉस थीटा को तुम जानते हो कैसे लिखा जा सकता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। और आप जानते हो इस बी कैप, अरे ये बी कैप कैसे हो गया? बी डैश क्यों आ गया? ये बी कैप जो है, ये बी कैप कैसे लिखा जा सकता है? तो ये जो बी कैप है, ये बी कैप लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड, बी का कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब आपके पास ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, बी का मैग्नीट्यूड भी है, बी का मैग्नीट्यूड भी है, पुट करो आंसर आ जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी इज ए कॉस थीटा। ये आपने लिख डाला ए कॉस थीटा, ये आपने लिख डाला ए कॉस थीटा। देन यू नीड टू राइट डाउन व्हाट? बी बार। उसके लिए क्या करेंगे? बी वेक्टर, सॉरी बी कैप, उसके लिए क्या करेंगे? बी वेक्टर डिवाइड बाय बी। ये आपने लिख डाला क्या? बी का कैप। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार बोल दो क्लियर है क्या? एक बार बोल दो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताओ क्लियर है क्या ये? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। लेट मी जस्ट सॉल्व इट। तो एक बार यहीं कर लेता हूं यार, है ना, इसको यहीं कर लेता हूं। ए डॉट बी करूंगा कितना आएगा चेक करते हैं। ए डॉट बी तो 2 इंटू 2 यहां लिख दे रहा हूं भाई। ए डॉट बी का वैल्यू यहां लिख रहा हूं भाई। ए डॉट बी का वैल्यू यहां लिख रहा हूं। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -2 -2। आंसर आ गया भाई कितना? 2 आ गया। 2 निकाल के रख दिया भाई इसके अंदर। तो क्या आ गया इस पे नेक्स्ट स्टेप में? ये आ गया भाई साहब 2 डिवाइड बाय, नीचे बी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि √9, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ऊपर बी का वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो बी का वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। ये आ गया आंसर। ओ इसके अंदर तो मुझे एक भी आंसर नहीं दिख रहा है। आंसर में यहां गलती हो सकती है, यहां 9 आएगा, या फिर नन ऑफ दीज टिक कर दो।
अगर आपको मार्क करना है तो मुझे तो दिख रहा है इसके अंदर हमें नन ऑफ दीज मार्क करना चाहिए, नन ऑफ दीज मार्क करना चाहिए इसके अंदर। What is the magnitude of B? What is B over here? What is B magnitude? B magnitude is under root of 1 plus 4 plus 4, that is 3, और 3 का स्क्वायर आएगा नीचे क्योंकि 2 बार B है। ये स्केलर है या वेक्टर? कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर, कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर, कॉम्पोनेंट इज वेक्टर। कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो स्केलर बोलना है। सो दिस इज द आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी कर ही लो, फिर एक सवाल बीच में छोड़ा था। ये सवाल जल्दी से अटेम्प्ट करो भाई, प्लीज क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ भाई। अब एक बालक बोल रहा है, एक बालक कह रहा है रूट 9 जो है, रूट 9 जो है वो 3 होता है। तो 3 लिया तो है, बट जब b का स्क्वायर करूंगा मेरी जान, जब b का स्क्वायर करूंगा, इधर भी एक b है और इसके नीचे भी एक b है, तो जब दोनों b को मल्टीप्लाई करूंगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से ये 9 लिया गया है। दिस 9 इज फ्रॉम b स्क्वायर, नॉट ओनली b। What is the angle between ये वेक्टर and component of this vector along this vector? तो भाई ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो सेम है। तो कह रहे हैं what they're asking is कि एक वेक्टर है लेट से, तो एक कोई वेक्टर है लेट से 2i माइनस j प्लस 3k, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है। और कह रहे हैं एक दूसरा वेक्टर है दैट इज लेट से, मैं ऐसी रैंडमली बना रहा हूं, लेट से कोई रैंडम वेक्टर है, ये हो गया 4j कैप माइनस 3k कैप। अब कह रहे हैं कि इस वाले वेक्टर का इसको यहां बनाऊंगा तो शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए, तो यहीं बनाता हूं। तो अरे यार ऐसे बना दिया, चलो ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया आपका लेट से 4j कैप माइनस 3k कैप। अब क्या कह रहा है कि भैया इस वाले वेक्टर का इस पे कंपोनेंट ले लो, इस पे कंपोनेंट ले लो, तो कंपोनेंट लिया तो ये आया। अब ये वाला वेक्टर और ये येलो वाला वेक्टर, इसके बीच का एंगल बताना है, ठीक है। आप बोलोगे सही तो क्लियरली 180 दिख रहा है, आप कैसे श्योर हो कि 180 होगा? ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था ना, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि ये 2i माइनस j प्लस 3k ऐसा होता और दूसरा वाला वेक्टर ऐसे बनता, और वो होता 4j माइनस 3k ऐसे बनता, और उनके बीच का एंगल छोटा आता तो एक्यूट आता, तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऐसे गिरती और इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता। तो हाउ कैन यू डिसाइड दिस? तो जब भी आपको सिर्फ ये डिसाइड करना हो कि एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल ऑब्ट्यूज था, ठीक है। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंड दिस इज एक्यूट। अगर कभी आपको एंगल ऑब्ट्यूज या एंगल एक्यूट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो देखो, कभी भी करना हो तो इन दोनों का डॉट कर दो। अगर डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का नेगेटिव आता है, दैट मीन्स एंगल जो था वो ऑब्ट्यूज था,
क्योंकि cos थीटा ऑफ ऑब्ट्यूज, cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, और अगर A डॉट बी पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स थीटा इज एक्यूट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, डॉट कर देते हैं, इनका डॉट करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 2i माइनस जे प्लस 3k, इफ आई वॉन्ट टू डू डॉट विद 4j माइनस 3k, क्या आएगा आंसर, द डॉट प्रोडक्ट विल कम, i यहां पे i नहीं है, खत्म, -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 इंटू -3 -9, तो आंसर आ गया -13। तो सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव वी कैन से दैट कि सर्टेनली द एंगल इज ऑब्ट्यूज। हमें ये वाला केस चुनना पड़ेगा, और जब हम ये केस चुनेंगे तो ये 4j माइनस 3 का जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, प्रोजेक्शन आएगा, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस आएगा वो ये हरा वाला वेक्टर होगा। और हमें पूछा क्या है, कंपोनेंट और ओरिजिनल वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि दिस एंगल, ये वाला एंगल, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, और यू कैन से 180 डिग्री इज द आंसर। 180 डिग्री आंसर है भाई, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द सेम वेक्टर। तो भैया अगर हमने किसी का कंपोनेंट लिया है, या तो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएगा, या तो कंपोनेंट या तो सेम डायरेक्शन में आएगा, या तो सेम डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ठीक है, या फिर ऑब्ट्यूज होगा तो उसका कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ दो केस पॉसिबल है, या तो एक वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तो कंपोनेंट ऐसा बनेगा, तो इसमें एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, किसके बीच में, कंपोनेंट और ओरिजिनल वेक्टर के बीच में। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, अगर यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है तो कंपोनेंट कैसा आएगा, कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो इस केस में ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है ये। राइट डाउन हेडिंग, जो यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको हेडिंग में डालो भाई, जो यहां बोर्ड में लिखा है उसको हेडिंग में डालो जल्दी से, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको हेडिंग में डालो, और आओ देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं ये आपका एक वेक्टर है ए, ये आपका एक वेक्टर है बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, बी का ए पे कंपोनेंट आएगा ऐसे, बी का ए पे कंपोनेंट आएगा ऐसे, आपको बात को समझना पड़ेगा, बी का कंपोनेंट ऐसे आएगा, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, रुको, बी का कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक, उसके बाद दिस विल बिकम, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो दिस विल बिकम बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब ए का कंपोनेंट अलोंग बी कैसे आएगा, सीधी लाइन है ना भाई, हाँ सीधी लाइन है। ए का कंपोनेंट अलोंग बी कैसे आएगा, तो यहां से हम परपेंडिकुलर गिरा देंगे, यहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाता हूं, रुको भाई, हाँ ठीक है, एडजस्टेबल है, चलेगा, ठीक है।
या एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा डायग्राम को मैं एग्जैजरेटेड बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो भाई। या तो इस वेक्टर को बड़ा कर देता हूं मैं, हाँ अब ठीक रहेगा थोड़ा सा। पकड़ाई में ही नहीं आ रहा भाई ये तो, फिर से बनाता हूं यहां से, हाँ ठीक है। अरे भाई हाँ ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर से यहां पे परपेंडिकुलर गिराया मैंने, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी विल बी योर ए कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही जैसे ये बी कॉस थीटा हुआ था जब आपने यहां से परपेंडिकुलर गिराया था, तो ठीक है। तो भाई ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये भी आपका परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? जितना डायग्राम बनाया इतना क्लियर है क्या? जितना डायग्राम बना दिया ये क्लियर है क्या? एक बार जो डायग्राम बनाया ये क्लियर है? अगर ए से बी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ए कॉस थीटा इतना बड़ा आएगा, और बी से ए पे डालोगे तो ये बी कॉस थीटा इतना बड़ा आएगा। कुल मिला के क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना, इसको छोटा ए कर देता हूं, देखो इसको ए को मैं छोटा कर देता हूं। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ दोस्तों, सोच समझ के बताना, जो मैं कह रहा हूं उसको सोचना समझना फिर बताना। क्या ये ब्लू कलर वाला जो आप देख रहे हो, क्या ये ब्लू कलर एक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये ब्लू कलर एक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये ब्लू कलर एक क्वाड्रिलेटरल है? इज दिस ब्लू कलर अ क्वाड्रिलेटरल? प्लीज टेल क्विकली। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल अपोजिट वाले 90 डिग्री बन चुके हैं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं कि इस दो पॉइंट को जोड़ दूं और लेट मी जस्ट नेम दिस, लेट्स से ये पॉइंट जो है, लेट मी जस्ट से दैट लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, दिस क्योंकि ये बी वेक्टर है तो इसको बी बोल दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई, और इसको नाम देते हैं कुछ, लेट्स से दिस इज सी, लेट्स से दिस इज डी। तो मैं कह सकता हूं ए, अरे यार अच्छा नहीं लगेगा ना ए, चलो कोई नहीं, कैन आई से दैट ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर साइक्लिक कैसे बोल रहे हैं आप? साइक्लिक कैसे बोल रहे हैं? बेटा देखो, अगर मैं ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया जाए, अगर ध्यान से सुन बेटा, अगर ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया जाए, ध्यान से देख बेटा, अगर ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया जाए, तो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लेट से यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये जो दूरी है दैट विल बिकम, दिस इज लेट से सेंटर। तो ये जो सेमी सर्कल बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला देख क्या हो जाएगा, ये एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड है, जब भी ये अगर एक किसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी है, सर्कल के अंदर डायमीटर से प्रोजेक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वो 90 डिग्री पे बनेगा, ये प्रॉपर्टी है। पता है ना ये बात पता है ना, ये बात पता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से एक सर्कल और बनाया जाए, इसी प्रकार से, क्योंकि इधर भी देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो एक प्रकार से एक सर्कल और बनाया जाए, एक प्रकार से इधर से भी पूरा कंप्लीट किया जाए, तो ये सर्कल बन गया भाई, तो ये सर्कल बन गया। अगर ये सर्कल बन गया, अगर ये सर्कल बन गया, तो देखो तुम्हारे 10th में एक बात पढ़ाई गई थी, 10th में पढ़ाई गई थी शायद एक बात,
कि अगर कोई सर्कल है और कोई बाहर से एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट इज P, और ये एक कॉर्ड है, मतलब ये एक सीकेंट है, ये दूसरा सीकेंट है लेट्स से, तो ये पॉइंट्स लेट्स से A, B, C, D, तो तुम्हें, या मैं एक सेम नाम रख लेता हूं, लेट्स से इसका नाम मैंने P रख लिया, तो लेट मी जस्ट टेक द सेम नेम, सो लेट मी जस्ट कीप द सेम नेम, तो ये वाला हो जाएगा, सो दिस वन विल बिकम C, दिस वन विल बिकम A, दिस वन विल बिकम B, and this one will become D. ठीक है, ठीक है, तो आपके यहां पे एक प्रॉपर्टी बताई गई होगी कि भाई PC इंटू PA इज इक्वल टू PB इंटू PD। क्या ये प्रॉपर्टी बताई गई थी क्या? इज दिस, क्या ये बताया गया था क्या? क्या ये बताया गया था क्या? अगर बाहर से सर्कल पे ऐसे कोई दो सीकेंड डालोगे तो उनके बीच में ये वाला प्रूफ 10th में आया था क्या? चलो, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए ये एक तरीके से फा मोमेंट हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, एज पर माय डायग्राम, आप देखो मैं आपको इंटरप्रिटेशन करा रहा हूं कि कॉम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट का कैसे वैलिड होता है। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। क्या ये बात क्लियर है? यही तो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी बात को मैं प्रूफ कर रहा हूं। कैसे प्रूफ कर रहा हूं? देखो, अब P से C तक का डिस्टेंस क्या है? B cos थीटा। तो यहां लिख दूंगा B cos थीटा। यहां पे क्या लिख दूंगा? P से A तक का डिस्टेंस, यानी कि A का मैग्नीट्यूड, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ A, ठीक है। और ये B छोटा वाला B है यार, एक बार फिर से को चेंज कर देता हूं, ये हो गया B cos थीटा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू P से B तक, P से B तक कितना है? B का मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? B का मैग्नीट्यूड। और P से लेकर D तक क्या आएगा? A cos थीटा आएगा। क्या आएगा? A cos थीटा। अब ये दोनों क्या है? AB cos थीटा, AB cos थीटा, यानी कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आप चाहे B का प्रोजेक्शन A पे लेके B से मल्टीप्लाई कर दो, या सॉरी A का प्रोजेक्शन B पे लेके B से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर B का प्रोजेक्शन A पे लेकर A से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। क्या बात समझ में आ रही है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। यानी कि मैं इनके डायग्राम बना देता हूं, देखो, यानी कि अगर ये एक A वेक्टर है, ये एक B वेक्टर है और ये थीटा है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप ये वाला कंपोनेंट ले लें B cos थीटा, और उसको ये A वेक्टर के ये A वेक्टर है, ठीक है, और आप उसको A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर लीजिए। या फिर एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है, और आप क्या करिए, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं यार इसको थोड़ा सा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये B वेक्टर है, मान लेते हैं ये B वेक्टर है, और आप यहाँ पे इसको थीटा मान के इसका कंपोनेंट गिरा के ये वैल्यू बोलेंगे A cos थीटा। तो आप, और इस लेंथ को क्या बोलेंगे? इस लेंथ को B बोलेंगे। तो आप A cos थीटा इंटू B करिए, या फिर B cos थीटा इंटू A करिए, बात एक ही है। यानी कि आप A वेक्टर डॉट B करें, चाहे B वेक्टर डॉट A करें, एक ही बात है। क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है? यही प्रूफ करने के लिए ये मैंने डायग्राम बनाया था। इसके अंदर मैंने आपको ये प्रूफ किया कि भाई देखो, जब आप ए से कंपोनेंट डालोगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, जब आप बी से कंपोनेंट डालोगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। उस क्वाड्रिलेटरल को मैंने एक सर्कल में कैद कर लिया और इस वाले टिप से इस वाले टिप तक को क्या बना लिया, डायमीटर बना लिया। और इस बात को प्रूफ कर दिया कि देखो, इस बात को प्रूफ कर दिया कि देखो ये वाला, देखो इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस इज एज गुड एज ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस। ठीक है, चलिए चलिए इस सवाल को करते हैं भाई। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर वी मूव टू दिस क्वेश्चन, देयर आर सम, राइट डाउन वन स्मॉल हेडिंग, एक स्मॉल हेडिंग लिख दो, यूज केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स। तो पहला, वर्क डन इज गिवन एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। दूसरा, पावर, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दो तो ये हो गए। और क्या बताऊं मैं अभी तुमको शुरुआती दौर में, आई थिंक इतना काफी है। ठीक है। एंड थर्ड थिंग ये लिख लो, ए वेक्टर डॉट, लेट्स से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कभी जीरो हो रहा है, दिस इंप्लाइज ए परपेंडिकुलर टू बी। मतलब ये अपन कभी चेक करेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। क्या बात यहां तक क्लियर है? क्या इज इट क्लियर? तो ये यूज केस है। वर्क डन कभी निकालना हो तो फोर्स डॉट एस कर सकते हो, पावर निकालना हो तो फोर्स डॉट वी कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें ना कुछ खास ऐसा है नहीं, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। कोई बोलेगा देखो एक फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, let's say, and there is a particle is going from A 1,0,3 to, let's say, B, that is 3,4. Then find work done, find work done। इस टाइप के सवाल आएंगे। तो A से B जा रहा है तो what will be displacement vector? तो ये वाली पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करो, 3 - 1 2, लिख के देता हूं भाई, लिख के देता हूं, 3 - 1 2i कैप, 3 - 0 j कैप प्लस 4 - 3 k कैप। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 k कैप। और एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर ऑलरेडी नोन है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन विल बी फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 प्लस 5 × 1 5। तो क्या आ गया भाई आंसर? आंसर केम आउट टू बी 18 जूल्स। जूल्स क्यों? अगर मैंने फोर्स को दे दिया न्यूटन में, एसआई यूनिट में, और ये मैंने कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए मीटर में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी आएगा किसमें? मीटर में। और न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो आंसर आएगा जूल्स में। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है किसी को लगे सर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कर रहे हैं वर्क डन निकालने के लिए, तो इसकी फील देता हूं। सोच के देखो, एक डब्बा रखा हुआ है मास m का, और इसको सीधे जाना है, डिस्प्लेसमेंट इसका सीधे है, और आपको याद होगा, आपको 9th या 10th क्लास में कराया गया होगा कि अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो आपकी मैडम ने रटवा दिया होगा वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा। तो वो F cos थीटा इंटू एस कुछ नहीं था, वो था F डॉट एस वेक्टर। यानी कि आपको इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने थे, एक डिस्प्लेसमेंट के तरफ, एक डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर।
एक एफ पैरेलल, एक एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करी इसलिए उसका वर्क डन 0, और एफ पैरेलल ने एस डिस्प्लेसमेंट करी इसलिए उसका वर्क डन एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो दैट इज एफ डॉट एस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? वर्क डन एफ डॉट एस क्यों ले रहे हैं यहां क्लियर हो गया? हाँ, एफ एस कॉस थीटा याद होगा आपको, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा इज व्हाट? एफ डॉट एस। ठीक है, चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी से। बी कैप पता करना है। व्हाट इज बी कैप पता करना है भाई। चलिए, ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी कैप पता करना है। बी कैप कैसे करेंगे? जल्दी से ट्राई करिए। चलिए, तो भाई देखो, कुछ बातों को समझो। अगर ये ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, इसका डायग्राम बनाओ जरा, इसका डायग्राम बनाओ। 3 यूनिट आई की तरफ, 3 यूनिट आई की तरफ और 4 यूनिट माइनस जे की तरफ, है ना। ऊपर जे कैप है तो नीचे की तरफ 4 यूनिट, तभी जाके ऐसा वेक्टर बनेगा जैसा वो दिख रहा है। तो ये वेक्टर जो आपको ए का दिख रहा है, ये ए का जो वेक्टर आपको दिख रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 आई कैप एंड 3 आई कैप एंड -4 जे कैप। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो व्हाट विल बी? tan थीटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू सामने वाला साइड यानी कि 3 एंड ये वाला साइड यानी कि 4, सो 3/4। सो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? मुझे चाहिए बी कैप, यानी कि मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड इधर की तरफ हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो बी की तरफ हो। आई नीड बी कैप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इस बी वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे। तो बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं क्या? देखो, आप बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? इधर 2 थीटा है तो आप क्या लिख सकते हैं? इस डायरेक्शन में यू कैन राइट इट एज बी कॉस ऑफ 2 थीटा, और ऊपर क्या लिख सकते हैं? बी साइन ऑफ 2 थीटा। तो आप बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट बी कॉस 2 थीटा आई कैप प्लस बी साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा जे कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे? बी कॉमन ले लेंगे। बी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? कॉस 2 थीटा आई कैप, कॉस 2 थीटा आई कैप प्लस साइन 2 थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब आपको पता है बहुत अच्छे से बी वेक्टर इज नथिंग बट बी इंटू बी कैप। अगर बी तो आ ही गया तो ये जो बचा कुचा है ये सब क्या होगा? दिस विल बी योर बी कैप। तो फाइनली मुझे मिल गया मेरा बी कैप। तो मेरा बी कैप कितना आ रहा है? मेरा बी कैप आ रहा है कॉस ऑफ 2 थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ 2 थीटा जे कैप। किसी को अगर डाउट है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करो। मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना बी कैप। यही हमें चाहिए था, बट हमें इसकी
एक्चुअल वैल्यू चाहिए, थीटा के टर्म्स में थोड़ी चाहिए, तो हमें थीटा क्या मिला है 37, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। सो आवर बी कैप विल बी व्हाट, आवर बी कैप विल बी व्हाट, बी कैप विल बी cos of 2 theta I cap plus sin of 2 theta j cap. So that will be cos of 74 degree I cap plus sin of 74 degree j cap. अब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। So what will be cos 2 theta? Cos 2 theta की आइडेंटिटी लगाओ। What that will be? That will be 2 cos square theta minus 1, ठीक है, I cap प्लस साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब डालेंगे इसके अंदर वैल्यू, तो 2 टाइम्स कॉस थीटा, कॉस 36, थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है, याद रखो इस बात को। तो कॉस 37 विल बी 4/5 उसका स्क्वायर माइनस 1 आई कैप प्लस 2 साइन 37 विल बी 3/5 cos 37 will be 4/5 j cap। क्या आ गया आंसर? ये आ गया दैट इज कमिंग एज 7/25। कैसे? 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 25 विल बी 7, 7/25 आई कैप प्लस ये आ गया आपका 12 इंटू 2 24/25 जे कैप, ठीक है। और अगर एक ट्राइंगल सोचो आप, यू प्लीज थिंक ऑफ अ ट्राइंगल जिसका एक साइड 7 हो, एक साइड 24 हो और एक साइड 25 हो, तो ये बनेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप ये भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो, अगर cos 74 इज कमिंग एज 7/5 तो ये एंगल आएगा आपका 74 डिग्री, ये एंगल आपका आएगा 16 डिग्री। तो आप ये वाली चीज को आगे से नोट डाल के याद भी रख सकते हो, ठीक है, कि कल को अगर आपको साइन 74 कोई पूछ ले, कोई साइन 74 पूछ ले, तो आप अगर ये ट्राइंगल याद रखोगे तो सीधे बोलोगे परपेंडिकुलर इज 24 डिवाइड बाय 25। क्लियर है? क्लियर है ये बात? सो फाइनली हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा आ गया बी कैप इज इक्वल टू 7/25 आई कैप एंड 24/25 जे कैप। एक बार जितने बच्चे इसको ध्यान से सीख रहे हैं एक बार जल्दी से भाई क्लियर लिख दो। ये वाला सवाल था, बी का यूनिट वेक्टर पूछा था, नहीं बता सकते थे जब तक थीटा नहीं मिलेगा। तो ए को यूज करके थीटा निकाल लिया, ए को यूज करके थीटा निकाल लिया, फिर उस थीटे से बी का कैप निकाल लिया और बी का कैप निकाल के सॉल्व किया तो आंसर आ गया बी कैप का। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, मान लीजिए ये कोई मिरर है और मिरर के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से एन कैप। मिरर के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर दिया हुआ है एन कैप। इसको आप याद है, आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 9th-10th में, नॉर्मल कहते हैं इसको, नॉर्मल कहते हैं इसको, ठीक है ना, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो कि एक कोई वेक्टर यहां पे आ गया है ना, कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सेकंड, कोई लेट्स से ये ए कैप दिया हुआ है, ठीक है, ये एक लाइट आई और एंगल थीटा पे इंसिडेंट कर गई, ठीक है। सो वी हैव टू टेल द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, यानी कि मुझे एक आर कैप बताना है,
जो कि रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में होगा। आई नीड टू टेल दिस आर कैप। ठीक है, ये जो सवाल है ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका यूज मैं ऑप्टिक्स में करूंगा और वेक्टर को खतरनाक तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, तो चलो ये फिर से बता दे रहा हूं कहां यूज होगा। कल को मान लो मैं इसका एक दो सवाल आपको अगली क्लास में करा भी दूंगा, तो आज मैं ढूंढ रहा था, अभी ला नहीं पाया मैं उसको, बट नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो सवाल इसके और ले आऊंगा तो आपको और करा दूंगा। अभी डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूं कल को आपको एक ऐसा वेक्टर दिया जाए कि लेट से एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, वो एक मिरर पे गिर रहा है, मिरर की भी इक्वेशन दे दी है ना, बोल दिया कि मिरर XY प्लेन में है। अगर मिरर XY प्लेन में है तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में आएगा, k कैप के डायरेक्शन में आएगा। किस में आएगा, k कैप, क्योंकि मिरर अगर XY में है तो उससे परपेंडिकुलर जो नॉर्मल आएगा उससे परपेंडिकुलर वो आएगा k कैप में। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो उसमें फिर वो आपसे क्या पूछ लेंगे, टेल द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड रे, टेल द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड रे। कैसे बताएंगे, उसका तरीका है ये। ठीक है, वरना आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई एक वेक्टर दिया गया है उसको आपको रोटेट करना है और ये एंगल थीटा है, आप भी जानते हो कि ये एंगल भी थीटा होता है, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं ऐसा। तो आप कैसे निकालोगे वो आर वेक्टर, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन उसी चीज का समाधान है ये क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी करवाने वाला हूं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या याद रखना है, देखो अगर मैं इस ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो आप जानते हो कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये 90 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो भाई ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि भाई अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट वेक्टर है दोनों, तो ये दोनों जो हैं अगर सेम एंगल पे हैं तो दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। और ये अगर वेक्टर बना दूं तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी एन कैप के डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ एक वेक्टर बनेगा एन कैप के डायरेक्शन में। और लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज बी, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर शुड गिव यू ए सी वेक्टर। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? भाई, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? एक बार जल्दी बता दो भाई, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत क्लियरली समझिएगा मेरी बातों को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी वेक्टर तो क्या है, ए कैप है ना। ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ए कैप। ठीक है, अब रही बात ये बी सी वेक्टर की। यार ये बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, निकालते हैं कैसे कि भाई ये अगर इसकी लेंथ 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना, ऑफ कोर्स। और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 1 cos थीटा। अच्छा, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी, इसको मैं 1 cos थीटा और 2 पार्ट में लिख देता हूं। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा। सो दिस टोटल लेंथ विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम 2 cos थीटा। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी मिल गई, डायरेक्शन भी पता है, तो इसको लिख लूंगा मैं प्लस 2
कॉस थीटा एन कैप इज इक्वल टू AC वेक्टर इज नथिंग बट आर कैप। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हेयर? इज इट क्लियर टिल हेयर? बट जब ये सवाल आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में इंसिडेंट रे दे देंगे और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आपका कुछ आर पूछ लेंगे या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यू विल नॉट हैव, आपके पास ये कॉस थीटा जनरली नहीं होगा उन सवालों में। यू विल नॉट हैव दिस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा मेरे लिए बहुत डेंजरस है, ये कॉस थीटा मुझे नहीं चाहिए अपने एक्सप्रेशन में। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये है आर कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप, 2 कॉस थीटा एन कैप। अब मेरे लिए क्या दिक्कत है कि मुझे ये 2 कॉस थीटा में कॉस हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, जरा ध्यान से सुनो। मुझे सब कुछ काम करना है ए और एन के टर्म्स में। मुझे ए दिया हुआ है, मुझे एन दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं, ये तो चल ही रहा है अपना जो चल रहा है, यहां साइड में मैं ए कैप डॉट एन कैप लिख लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट एन कैप, ए का मैग्नीट्यूड 1, एन का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल बिटवीन देम इज कॉस पाई माइनस थीटा। सर पाई माइनस थीटा कैसे, इनके बीच में थीटा है। बेटा टेल टू टेल रख के देख, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो टेल से टेल रखेगा तो ये वाला कितना आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा। तो पाई माइनस थीटा रख दिया। इससे मुझे क्या मिला, कि भैया ए कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्या मिल गया, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, माइनस ए कैप डॉट एन कैप, ठीक है। तो मुझे कॉस थीटा मिल गया। इस कॉस थीटा को उठा के मैं यहां रखूंगा और क्या आएगा, आर कैप इज इक्वल टू ए कैप, कॉस थीटा को रख देंगे माइनस में, तो माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये एक्सप्रेशन आप याद कर लो। डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। यू कैन रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आप याद रख लो, ए एन और आर के बीच का रिलेशन याद रख लो, यही रिलेशन है। तो कल को अगर कोई एक मिरर है और आपको एक इंसिडेंट वेक्टर दिया हुआ है और आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है ना, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है लेट्स से, ठीक है, और आपको रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर पूछा हुआ है लेट्स से, ठीक है। तो इसको आर कैप बोल देता हूं, मैं कैप में ही लिख देता हूं। चलो सब कुछ जब कल सवाल लाऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर करूंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। तो ये आपको ऐसे अगर दिया हुआ है आई कैप, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सोचना है, दिस इज थीटा लेट्स से, आपको ये सोचना है आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। बस ये आपको याद रखना है, यही डिराइव कराया है और यही आपको याद रखना है। और डिराइव कैसे कराया है वो देख लो भाई, इसका डेरिवेशन एक बार देख लो। और हर चीज ना रटनी नहीं होती है, समझना है कि मैंने कैसे किया। मैं ए को आगे लेके आया, फिर मैंने ये पूरी साइड क्रिएट करी, फिर मैंने ये रिलेशन क्रिएट किया, फिर ये रिलेशन के बाद मुझे ये रिलेशन मिला, फिर मैंने अपने कॉस को रिड ऑफ किया। आपको प्रोसेस सीखनी है कि कॉस को हटाने के लिए क्या करा, अच्छा ये कर लिया कॉस को हटाने के लिए, ठीक है। हाँ भाई ये वाला याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए टाइम तो हो गया है,
बट एक बहुत शानदार सवाल आपके लिए लेके आया था। एक बार सवाल कॉपी में नोट कर लो और ट्राई करना। ट्राई करने में क्या है, एक बार इस सवाल को कॉपी में नोट करके ले जाओ भाई, और कल इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपसे थोड़ा सा एक फीडबैक भी चाहता हूं भाई, कि आज का अगर मैं आपसे टफनेस लेवल पूछूं, इसके लिए पोल करा दें क्या? पोल ही करा देते हैं। पोल कर सकते हैं? हाँ, पोल लगाओ एक। ठीक है, एक पोल लगाओ, और पोल के अंदर पहला ऑप्शन समझ आया, है ना, या फिर इसको ऐसे रख देते, एक इतना मत लिखो, तुम इतना मत लिखो, ये लिखो हमारे बच्चों की लैंग्वेज में, क्लियर है। ठीक है, दूसरा कम क्लियर है, तीसरा नॉट क्लियर, चौथा मैं स्पैमर हूं। पोल बनाओ भाई, चेक करो कितने लोगों को क्लास क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। भाई जल्दी से पोल कर दो एक बार, जल्दी से पोल कर दो भाई, और ये सवाल नोट कर लेना। पोल आ गया होगा आपके पास जहां पे आप वीडियो देख रहे हो। चलिए भाई, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो नोट करके रख लेना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं भाई, इस चीज से आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप नोट कर लो, ये अगली क्लास में मैं आगे लेके चलूंगा, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगेन तुम लोग के लिए चैलेंज क्वेश्चन हो जाएगा, एक चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए, एक नया सरप्राइज है। मैंने एक नई सीरीज सोची है कि मैं क्लास में आरसीबी चैलेंजर के नाम से कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे वो अब डालना चालू करूंगा। वो जो आरसीबी के चैलेंजर क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में आपको एक समरी टाइप, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समरी देंगे, जिससे आपको वो लॉजिक क्लियर हो जाएगी, वो सवाल हिलेगा कैसे, मतलब लगेगा रिक्वायर होगा तो पूरा पूरा सोल्यूशन भी कर दूंगा। ठीक है ना। अब जैसे ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वन डायमेंशन मोशन का है। अब आप बोलोगे सर 1D तो पढ़ाया नहीं है। बेटा ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड, ये उस पर निर्धारित एक सवाल है, बहुत सिंपल। इसको आज आप ट्राई करना। अब से आपको आरसीबी चैलेंजर्स मिलेंगे, हर हफ्ते में 1-2 तो मिल ही जाएंगे। तो आरसीबी चैलेंजर्स वो सवाल होंगे जो आपके लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करेगा। सोचना इस सवाल को, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे यह पता चला कि मैक्सिमम बच्चे कम क्लियर वाली जोन में हैं, तो कम क्लियर वाले अच्छे हैं, मुझे मालूम था वो ऑप्शन आएगा, कम क्लियर है। आप एक बार फिर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क, एक सेकेंड होमवर्क लेते जाओ यार, होमवर्क लेते जाओ। हाँ एक काम करना, आज की डीपीपी कर लेना, डू द डीपीपी एंड मॉड्यूल में
एक्सरसाइज 1 में डॉट प्रोडक्ट ट्राई करना। डॉट प्रोडक्ट वाला सेक्शन जो है, डॉट प्रोडक्ट सेक्शन, ये होमवर्क है भाई, ठीक है। डीपीपी कर लेना और मॉड्यूल में डॉट प्रोडक्ट वाला सेक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये स्टार्ट कर दो, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जितना टाइम है उसमें ये तो मैंडेटरी है, और ये जितना कर सको उतना कर लो, ठीक है। डीपीपी अपलोड हो जाएगी भाई, डोंट वरी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको क्लास की डिफिकल्टी लेवल में मजा आ रहा है तो ये खबर मुझ तक पहुंच जानी चाहिए भाई। आपको देखो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन डिफिकल्टी में आनंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको एडवांस लेवल की चीज तक धीरे धीरे ले जाया जा रहा है, तो एक बार ये बात मुझ तक पहुंच जानी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।